चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अब तक 25% मतदान हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मतदान कर दिया है। उधर बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अब तक 25% मतदान हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मतदान कर दिया है। उसके दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल भी मतदान कर चुके हैं। तो शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव की हम बात करें, वोटिंग लगातार जारी। अब तक 25% मतदान हो चुका है। तो कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मतदान किया। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी ने भी मत का प्रयोग किया है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भारी उत्साह मतदाताओं में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। वोटिंग लगातार जारी। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र खैरागढ़ उपचुनाव, भले एक सीट पर चुनाव है, लेकिन बड़े स्तर पर इसका कवरेज, बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार इसको लेकर हुआ है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण। अब तक 25% मतदान हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मतदान कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल भी मतदान कर चुके हैं। जे प्रत्याशी ने भी वोट डाल दिया है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी। अब तक 25% मतदान हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मतदान किया है और लगातार खैरागढ़ उपचुनाव पर मेगा कवरेज बंसल न्यूज का जारी है। तो खैरागढ़ उपचुनाव पर बंसल न्यूज का मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। रायपुर स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों प्रत्याशियों की अगर बात करूं, नरेंद्र सोनी की बात करें, यशोदा वर्मा की बात करें, कोमल जंगेल की बात करें, तीनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। चूंकि खैरागढ़ शहर में ही मतदान किया है नरेंद्र सोनी ने, हमारे संवाददाता हैं कुलेश्वर पांडे, उन्होंने उनसे बातचीत की है। सबसे पहले नरेंद्र सोनी ने क्या कुछ कहा है इस खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर, चलिए आपको पहले सुनवाते हैं। नरेंद्र सोनी कुछ ही देर पहले जो है अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकले। हमारा साथ देख सकते हैं जनता कांग्रेस जोगी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे हैं। साथ ही देवराज सिंह जिनके ये सीट जिसके लिए खाली हुई है, उनकी बहन भी जो है यहाँ पे मौजूद है। सब परिवार के साथ ही अपना मत का प्रयोग करने यहाँ आए हुए थे। बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ यहाँ का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र जी, मत का प्रयोग आपने कर दिया, क्या लग रहा है खैरागढ़? देखिए, खैरागढ़ की जनता बहुत समझदार है। हमने अपना बड़ा भाई खोया राजा देवराज सिंह जी को, और लोग जो है अपना योग्य समझदार नेता को खोए। तो मैं जनता से रूबरू होकर उनको मैसेज देना चाहता हूं कि उनकी जगह तो पूर्ति कोई कर नहीं सकता। ये हमारे लिए बड़ा दुखद रहा है ये चुनाव, लेकिन जो उनको समर्थन जो मिला है वो समर्थन हमको दे। वो सीधे अगर हम बात करें तो कांग्रेस बीजेपी पे यहाँ पे फ्रंट में होकर यहाँ पे सामने है। ऐसे में जनता कांग्रेस जोगी अपने आप को कहाँ देखती है खैरागढ़? जनता कांग्रेस जोगी को समर्थन तो पहले ही दे चुके हैं राजा साहब को, क्यों लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य उनका गुजर जाना। और आज भी जनता हमारे साथ है और हमको भरपूर समर्थन देगी। सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी भी यहाँ पे जमखम के साथ लड़ी। हालांकि आप लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया। ऐसे में क्या लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो किस तरह का रहेगा? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पैसा का दुरुपयोग यहाँ पर हुआ है। लगातार आप देखे हैं कि कोई गांव में साड़ी पकड़ाया, कोई गांव में दारू पकड़ाया, तो उनके बल में वो चुनाव लड़े हैं। देखिए, देवराज सिंह की बहन जो है वो भी यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे। मैडम, देवराज सिंह जी का निधन हुआ, ये सीट खाली हुई, क्या लगता है आपको? भैया, हमारे लिए तो ये बहुत दुख की बात है कि देवराज भी आज हमारे बीच में नहीं है और हमें यहाँ आना पड़ रहा है इसी वजह से। और भैया, जनता का समर्थन रहेगा क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने हमको हाथों हाथ लिया है जहाँ हम प्रचार में गए हैं। देखिए, पूरे सब परिवार ये मत का प्रयोग करने आए थे और अपने मत का प्रयोग ये कर चुके हैं। निश्चित तौर पे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से हमको जीत मिलेगी और इसी उम्मीद के साथ जेसीसी जगह प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने भी खैरागढ़ में बहुत प्रचार प्रसार किया और उनको पूरा उम्मीद है कि यहाँ से हमको जीत मिलेगी। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।
तो आपने सुना नरेंद्र सोनी ने क्या कुछ कहा मतदान के बाद और किस तरह से वो भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जनता उनके पीछे है वो बताने के लिए पर्याप्त है कि फिलहाल मुकाबला केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए जो चीजें नजर आ रही है बेहद साफ है। तीनों मतदाता जो हैं लगातार मतदान कर रहे हैं। मतदान के बाद 5 बजे के बाद और स्थिति क्लियर हो पाएगी किस तरफ ऊंट करवट लेगा। फिलहाल तीनों ही उम्मीदवार आश्वस्त है अपनी अपनी जीत को लेकर। तो देखिए आज अपने अपने अलग अलग संवाददाताओं के पास चलेंगे जो सुबह से ही खैरागढ़ में लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे उपचुनाव को लेकर। अलग अलग जगहों से लगातार लाइव पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनता की राय हमें बता रहे हैं और प्रत्याशियों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। और खैरागढ़ में ग्राउंड में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है उससे भी हमें लगातार तारुफ करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुलेश्वर पांडे के पास ही चलता हूं। कुलेश्वर, क्या देख रहे हैं आप वहां पर, जनता का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से लगभग 25% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। एजेड लोगों को भी नजर आ रहे हैं, वृद्ध भी नजर आ रहे हैं, उसके अलावा देख रहा हूं कि दिव्यांग भी नजर आ रहे हैं। काफी उत्साह नजर आ रहा है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। देखिए बिल्कुल, मैं इस समय खैरागढ़ के संगवारी मतदान केंद्र में मौजूद हूँ। यहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशली ये मतदान केंद्र बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि 7 बजे से मतदान का समय था, लेकिन सुबह 6:30 बजे से ही लोगों की कतारें जो है वो यहाँ पे देखने को मिली थी। इससे एक चीज़ समझ में आता है कि लोग अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए कितना उत्साहित है। और सुबह से ही जो है मैं 2 मिनट आपको देखने को मोहन तिवारी जी के पास बड़ी खबर है। कोमल जंगेल जी उनके पास है, कुछ वहां पर मतदान केंद्र में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। सबसे पहले मैं मोहन तिवारी जी के पास चलता हूं। मोहन तिवारी जी, क्या विवाद हुआ है वहां पर, किस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कोमल जंगेल? देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि कोमल जंगेल लगातार पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। स्थिति ये हुई कि जो है कोमल जंगेल जी को रोक दिया गया और उसके बाद ये स्थिति बन रही है कि बहस और गर्मागर्मी की स्थिति है। बार बार कोमल जंगेल इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा है और प्रचार भी कुछ जगहों पर बूथ के अंदर किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं। एक तो प्रत्याशी वो थे, उन्हें अंदर निरीक्षण करने का अधिकार था, लेकिन वो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जबकि उनके पास एक परिचय पत्र होता है और उस परिचय पत्र के आधार पर वो अंदर निरीक्षण कर सकते हैं। और यही स्थिति आप सामने देख रहे हैं। और इसी वजह से कुछ देर पहले अभी कोमल जंगेल ने धरना भी दे दिया था और लगातार वो इस बात को लेकर नाराज़गी जता रहे हैं कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन और जो चुनाव में महकमा लगा हुआ वो उन्हें सहयोग नहीं कर रहा है। तो पुलिस से उनकी लगातार नाराज़गी है। क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या विवाद हो रहा है? क्या कोई विवाद का विषय नहीं है। हमने अपना पोलिंग बूथ को देखने गए थे, लोगों से मिल रहे थे, एजेंट से मिल रहे थे, अधिकारियों से हम बात कर रहे थे। उतने में वो गए और निकालने का प्रयास किया। मुझे आपको निकालने का प्रयास किया तो मैंने बोला भाई मैं प्रत्याशी हूँ। उसके बाद मैं बाहर आ गया, फिर से उसने उस तरह से बात करना चालू कर। अभी आप देख लीजिए उतनी आवाज़ में बोल रहा है भाषण देने जैसे। वो ठीक है, फोर्स है कि हम उसका सम्मान करते हैं, जिस पद पे हैं हमारे देश के वो रक्षक हैं, उनका हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनको इतना भी ज्ञान होना चाहिए किन से बात करें, कैसे बात करना है। अभी भी जिस तरह से, जिस लहजे से जोर जोर से फ़ोन में बूथ में बोल रहे हैं, पूरे मतदाता सुन रहे हैं, ये तरीका गलत है। मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, उस पद का, उसके जो गरिमा है सेना का, लेकिन इस तरह से ऐसा नहीं होना। आपके साथ अभद्रता हुई है, हाथ पकड़ के रोका गया? नहीं, हाथ टच किया उसने कि आप ऐसा चलिए करके, बस और कुछ नहीं। उसके बाद मैं बोला बाहर आ गया, फिर उसने किया, तब मैं बोला कि ये गलत हो रहा है, मैं बैठूंगा जब तक कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई या उसको यहाँ से ना हटा जाए तब तक। तो बोले कि ठीक है, उनको समझ नहीं आता, मेरे समझ नहीं आया क्या है कैसा है, इसलिए मेरे से थोड़ा सा वो हुआ है, ऐसा करके बोले। तो वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई क्या इस बारे में? कुछ कोमल जंगेल जी की किसी वरिष्ठ अधिकारी से, कलेक्टर से या एसपी से शिकायत हुई क्या इस पूरे मसले को लेकर? चूंकि सभी अधिकारी आ गए हैं, अधिकारी आकर के उन समझाए हैं, इस प्रकार से कोई गलती शिकायत की है क्या आपने? नहीं, हमने शिकायत हमने पार्टी की है पार्टी की ओर से शिकायत हुई? हमने ऑब्जर्वर से भी फोन लगा के बात किया। मैं रास्ते में था, उसको तत्काल इस केंद्र से हटाने का। बाकियों वो शांतनु जी आए घोटमारे, उनको मैंने भी फोन लगा के बात किया है, तो वो तत्काल उनको वहाँ से शिफ्ट करें। उसके बाद ही सामान्य प्रक्रिया तभी शुरू हो सकेगी। पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उद्वेलित हैं, कुछ भी वातावरण खराब होगा तो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, उसको तत्काल हटा दे, झंझट खत्म है। और क्या बोल रहे हैं तो प्रशासन? मैं उन घोटमारे जी से मेरी बात हुई है, मैं तत्काल उसकी व्यवस्था करता हूँ। आ रहे होंगे या सूचना कर रहे होंगे, जैसा भी होगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो स्थितियां बनी, उसको संभालने के लिए प्रशासन के अधिकारी। बिल्कुल, तो देखिए इंतजार होगा कि अधिकारी इस बारे में क्या कार्रवाई करते हैं। कोमल जंगेल ने अपनी प्रतिक्रिया वहां पर व्यक्त की है, अधिकारियों के द्वारा रोका गया है जाने से,
और इस विषय पर निर्वाचन आयोग क्या संज्ञान लेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मैं सीधा कुलेश्वर पांडे के पास चलता हूं। कुलेश्वर, जो मतदाता आपके साथ हैं, किस बात को लेकर ज्यादा आशान्वित है? जिला बनाने को लेकर ज्यादा रुझान वहां पर नजर आ रहा है या फिर वहां पर लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि खैरागढ़ जिला बने और ताकि जो तमाम सुविधाएं अन्य जिलों को मिलती है वो यहाँ भी मिले, बिजली सड़क साथ के साथ और तमाम सुविधा जो है यहाँ पे मिले, यही यहाँ के मतदाताओं के मन में है। और वो ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए यहाँ पे आए हैं जो क्षेत्र के विकास कर सके। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो घोषणा किया था जिला बनाने का, उसका फायदा निश्चित तौर पर यहाँ पे होता हुआ नजर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ हमने सुबह से ही जो मतदाताओं से बात की है, जनता से बात की है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस ने घोषणा किया है और जिला बनने से जो तमाम सुविधाएं जो है वो यहाँ पे मुहैया हो जाएगी और हमको भी काफ़ी सहूलियत होगी। क्योंकि आज हमको कुछ काम कराने के लिए खैरागढ़ से राजनांदगांव जिले जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जब खैरागढ़ जिला बन जाएगा तो वो काम यहीं पे हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जनता भी काफ़ी उत्साहित जो है सुबह से नजर आ रही थी। और अभी मैंने कहा कि 10:30 का समय बज रहा है, लेकिन जो लाइनें हैं उससे समझ में आ रहा है कि लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए कितना उत्साहित है और लाइनों में लगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग जो सुबह से यहाँ पे आए हुए लाइनों में खड़े हुए हैं और इनका नंबर कब आएगा उसका इंतज़ार साफ तौर पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उपचुनाव है, उपचुनाव में भी जो आम जनता का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे बात करने का। मैडम, आज आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच कर आए हैं? क्या सोच कर आए हैं? यही कि जो भी बने तो यहाँ जो भी कमी है उसको पूरा करे और कुछ नहीं। कांग्रेस ने तो जिला बनाने की घोषणा की है। हाँ की तो है, अब हमारे मन में है किसको देंगे उसको। आप क्या सोच कर आए हैं, किसको क्या? नहीं, वो है कि अपनी इच्छा से जो भी है वो देंगे, जैसा भी है। तो देखिए, जितने महिलाएं हैं साफ तौर पे, देखिए बिल्कुल साफ तौर पे मतदाताओं का कहना है कि जिला बन जाएगा तो सुविधा हमको ही होगा और इसके लिए जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं। और सुबह से ही ये लंबी कतारें जो है, देखिए मतदाताओं का अलग अलग रुझान है जिला बनने को लेकर, वहां लोकल डेवलपमेंट को लेकर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। प्रमोद शिंदे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 2 दशक से लगातार राजनांदगांव जिले में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और राजनांदगांव जिले में फिलहाल खैरागढ़ शामिल है। प्रमोद जी, किस तरह का रुझान देख रहे हैं आम जनता के बीच में, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं, क्या कह रही है जनता? ग्राउंड में आप मौजूद हैं। जी, प्रश्न एक बार दोहराएंगे आदित्य जी? किस तरह से देख रहे हैं रुझान वहां पर? 2 दशक से लगातार पत्रकारिता आप राजनांदगांव जिले में कर रहे हैं, इस बार का चुनाव बाकी चुनाव से किस तरह से भिन्न नजर आ रहा है आपको? जी आदित्य जी, कह सकते हैं कि जो दूसरे चुनाव होते हैं और यह चुनाव अपने आप में कहीं ना कहीं अंतर है इसमें। क्योंकि सामान्य तौर पे जो चुनाव होते हैं वो एक साथ पूरे प्रदेश में होते हैं, लेकिन खैरागढ़ का जो उपचुनाव है, इसके पहले 3 चुनाव छत्तीसगढ़ में और हुए, लेकिन खैरागढ़ का जो उपचुनाव है ये अपने आप में इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर सत्ता और विपक्ष, इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इसके पहले जो सीट थी वो जोगी कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस इसके पहले 3 उपचुनाव जीत चुकी है, उसका जो चौथा उसके लिए उपचुनाव है। लेकिन 2023 का जो चुनाव होना है उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको सेमीफाइनल मान के चल रही है और भाजपा भी अपने आप में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो सत्ता से बाहर हुई और 15 सीटों पे आई, लेकिन ये सीट कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक दांव है कि जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव का 23 का, उसके लिए वो भी सेमीफाइनल मान के चल रही है। इसलिए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ पूरा दांव लगाया, जिसमें कांग्रेस ने भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पेश किया और लगातार कई सभाएं जो है कई दिनों तक करते रहे, लेकिन भाजपा जो है उसने अपने केंद्रीय मंत्री पटेल, शिवराज सिंह चौहान या जो रमन सिंह, उसके अलावा कह सकते हैं कि लगातार वो भी डोर टू डोर कैंपेन, सभाएं होती रही, रैली होती रही। तो अपने आप में यह चुनाव जो है इसलिए अलग है क्योंकि 2023 का जो फाइनल होगा खैरागढ़ कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा। जी आदित्य। मोहन तिवारी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे संस्थान में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है मोहन जी की जो एरिया में आप हैं, गंडई और उसके आसपास का जो एरिया है, निश्चित तौर पर छुई खदान गंडई सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने देखा है पिछले चुनाव में काफी बढ़त रही थी। इस बार किन मुद्दों को वहां की जनता देख रही है कि किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने के लिए जा रही है?
देखिए, हर क्षेत्र का अपना एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए कोशिश ये की है कि हर क्षेत्र के मुद्दे को वो शामिल कर ले और उसका एक वादा करे। तो वो कुछ स्थितियां बनी जिसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं, ये छोई खदान का एरिया है, जहां पर अभी अभी स्थितियां जिस तरीके से बिगड़ी, अब उन्हें संभालने के लिए प्रशासन लगातार लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि लगातार प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग इस सूचना के बाद पहुंच रहे हैं कि यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो लगातार नाराज़ चल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी वोटिंग प्रभावित हुई थी। जो वोटर हैं वो जो है इधर उधर अस्त व्यस्त हुए थे। फिलहाल स्थितियों को संभाल लिया गया है। आश्वासन ये दिया गया है कि जो कोमल जंघेल है, उनकी जो मांग है, जिन अधिकारी ने जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है, उन्हें इस बूथ से हटाया जाए। तो उसके बाद स्थितियां जो है वो सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लगातार जो वोटरों का रुझान है वो मतदान केंद्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछली बार यानी 2018 में जो वोटिंग परसेंटेज हुई थी उससे अधिक वोटिंग इस बार हो सकती है। हालांकि गर्मी इस बार ज़्यादा है। जैसे जैसे पारा चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो मतदाताओं की कतार है वो कम होती जा रही है। सुबह काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अभी देखिए जैसे जैसे पारा चढ़ते जाएगा निश्चित तौर पर सियासत का पारा भी चढ़ता रहेगा। आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।